सो आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज इस लाइव को करने का कोई बहुत विशेष कारण तो नहीं है, किंतु एक कमेंट एक अभी हमने पढ़ा और ऐसा लगा कि लाइव आकर और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ में कुछ चर्चा करना। सो क्षमा करें, एक फ़ोन बीच में आ गया था। सो ये बहुत आवश्यक हमें लगा कि आप लोगों के साथ में चर्चा की जाए। हमारे पेज पर, इस भविष्य के पेज पर आप लोगों के सामने लगातार कुछ घटनाओं की चर्चा की जाती है। आने वाले दिनों में अब चूँकि नाम ही भविष्य तय किया गया है, सो आने वाले दिनों में किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, क्या हो सकता है, अच्छा बुरा, हर प्रकार की घटनाओं के बारे में आप लोगों को हम लोग सूचना देते हैं। जी नमस्कार अशोक जी। सो मधु जी नमस्कार। सो जैसा मैं कह रहा था कि इस पेज के ऊपर आप लोगों के साथ में लगातार हम विगत 2-2.5 वर्षों से चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गणनाएं गलत भी हो जाती हैं और ये स्वाभाविक है कि कुछ गणनाएं गलत भी हो जाएं। लेकिन इस वीडियो को अभी करने का पीछे का कारण ये है कि कल एक जो कथन हमारे द्वारा दिया गया था कि यदि आप इस ट्रेन एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट तो नहीं बोलेंगे, इसको षड्यंत्र ही बोलेंगे, और यदि आप इस ट्रेन दुर्घटना जो हुई है उसका जो षड्यंत्र हुआ है उससे अगर आप परेशान हैं और आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है, सो ज्योतिषीय आकलन जो हैं उनके अनुसार इस 15 तारीख के बाद से, हमने पहले भी 15 तारीख आपके सामने रखा है कि 15 तारीख तक थोड़ा सुस्ता लीजिए और उसके बाद में स्थितियाँ थोड़ी विकृत होंगी। वो वैश्विक एक भविष्यवाणी जो है या वैश्विक परिस्थितियों पर कथन दिया गया था। और अब जो 17 तारीख के बाद से और 1 जुलाई तक की जो परिस्थिति बनेगी, ये परिस्थिति ज़्यादा विस्फोटक होगी और इस बारे में ही ये कथन दिया गया है। अब इस बात को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की और ऐसा कहा कि किसी को घबराहट हो रही है, किसी को डर लग रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो पे आना मुझे आवश्यक लगा कि अगर चलिए हम इसी घटना की बात करते हैं। इस घटना के बारे में हमने इंगित तो किया है, पहले से इशारा किया हुआ है। आई थिंक फरवरी जनवरी में भी हमने लिखा था और मार्च में फिर से लिखा था और अभी ये घटना हो भी गई। सो ये सारी बातें पहले से इंगित की गई थी। ये भी लिखा गया है कि आगे ऐसी और भी घटनाएं होंगी। लेकिन इस घटना के अंदर भी हमारे सामने क्या फिगर आया? हमारे सामने एक फिगर आया कि लगभग 300 लोग, या जो भी आंकड़ा है 270, 80, वटेवर नंबर्स वाली बात होती है। हर जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम किसी विषय पर विमर्श करते हैं तो नंबर कहीं ना कहीं आता ही है। सो जिस भी संख्या में लोग काल कवलित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में, जिनका इलाज भी चल रहा है। अब ये फिगर्स जो हमारे सामने आए हैं, ये जो आंकड़े आए हैं, ये कितने आए हैं? अगर टोटल की बात करें 1200, 1300, 1300 दो ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें यात्री ट्रेनें थी। अगर आप वैसे, अगर हम संख्या की बात करें तो ये संख्या कहीं ज़्यादा होती है। कितने लोग थे उन दोनों ट्रेन्स में, और उन दोनों की संख्या को अगर आप जोड़ लें और ये जो संख्या हमारे सामने है जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, तो शायद वो 20% या 10-12% से ज़्यादा नहीं होगा। मैं अगर ज़्यादा भी हम गिन लें तो 20% होगा। तो हमारे सामने हमेशा मीडिया के द्वारा या अन्यथा या इवन हमारे आपस में चर्चा में भी
हम इसी संख्या की बात करते हैं, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इतनी ही बात करते हैं। इस प्रकार की एक्सीडेंट्स में, इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कितने लोग हल्की फुल्की खरोंच के साथ में बच गए, कितने लोग बिना किसी खरोंच के साथ बच गए, इनकी कभी चर्चा नहीं होती। तो यही एक विषय है जिसके बारे में हम सभी को समझना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी घटना में, कितनी ही बड़ी घटना हो जाए, पूरी पूरी मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। और आगे भी अगर कोई घटना घटती है जिसकी संभावना हमने व्यक्त की है, जिसमें अगर बात करें कि किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, तो हमने किसी कमेंट पे पहले भी लिखा है कि सड़क पर बड़ा कोई एक्सीडेंट, भूकंप के बारे में हमने लगातार चर्चाएं की हैं। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में भूकंप की परिस्थिति बन सकती है। आतंकवादी हमला, ये एक ऐसा विषय है जो पिछले कई सालों से हमने एक बड़ा कोई आतंकवादी, मुंबई स्टाइल का कोई आतंकवादी हमला अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है, और हमारी एजेंसियां बहुत सजग और सशक्त रूप से इस पर काम कर भी रही हैं और कर भी रही होंगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। और यही कारण है कि ऐसा कोई विषय हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन अब वो परिस्थितियां हैं जिसमें ऐसा विषय भी निकल के आ सकता है। और एक और विचित्र सी बात मैं आपको बताऊं, वायुयानों की दुर्घटना, ये बहुत दिनों से हमने सुना नहीं है। वायुयान की दुर्घटना अगर आप अखबार में देखेंगे तो ये खबरें भी इस समय नहीं हैं। तो वायुयान की दुर्घटना जैसी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। अब वो वायुयान कौन से होंगे? तो देखिए, ज्योतिष में ना ये स्पेसिफाइड नहीं हो सकता कि वायुयान कौन से होंगे। तो वायुयान कि दो परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि युद्ध की भी परिस्थिति साथ में अब बन रही है। 15 तारीख के बाद से वैश्विक युद्धों में, या वैश्विक युद्ध में बहुत तेज़ी से, और इतनी तेज़ी से परिवर्तन आएगा कि बहुत से देश तो शायद संभल भी ना पाएँ, ऐसी परिस्थिति बनेगी। निश्चिंत रहिए, भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी, लेकिन यूरोप और ये जो देश हैं, यानी भारत के अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया जो है, यानी उत्तर पश्चिम अगर आप जाएंगे तो सीधे सीधे वो यूरोप की तरफ ही जाता है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल हो जाता है, और बहुत हद तक उसमें यूरोप के लगभग सभी देश उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इन देशों में एकदम से परिस्थितियां बदलेंगी, और बहुत से देश शायद हो सकता है कि नक्शे से समाप्त भी हो जाएं। और तीसरा विश्व युद्ध तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति हमें देखने को मिलेगी। तीसरे विश्व युद्ध को थोड़ा समय है, वो भी होना है, और हम उसको देखेंगे भी। युद्धों की परिस्थितियां बन रही। अब जब हम कहते हैं वायुयान के दुर्घटनाएं सामने आएंगी, तो अगर वायुसेना का इन्वॉल्वमेंट होता है, वायुसेना के द्वारा हमले किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो बचाव पक्ष होगा, वायुयान तो नीचे गिरेंगे। जब ये कहा जाता है कि वायु दुर्घटना या वायुयान की दुर्घटना, तो उसमें इसको लिटरल सेंस, यानी इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हम जिस हवाई जहाज में बैठेंगे उसमें ही दुर्घटना हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर इतना सूक्ष्म एनालिसिस करना है तो फिर समस्या ये होती है कि क्या प्रत्येक विमान में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली का प्रत्येक समय के हिसाब से जब विमान टेक ऑफ करेगा, क्या इस हद तक की गणनाएं की जा सकती हैं? टेक्निकली तो की जा सकती हैं, लेकिन लॉजिकली नहीं की जा सकती। इसलिए इसी तरीके से ही भविष्यवाणियां की जा सकती हैं, कथन दिए जा सकते हैं। फिर एक और विचित्र विषय इसी में, दुर्घटनाओं की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक और विचित्र विषय निकल के आता है, जो है किसी प्रकार की गैस का रिसाव। ये एक विषय है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, और किसी प्रकार की गैस के रिसाव से बड़ी संख्या में लोग परेशान हो जाएं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के दक्षिण एरिया जो है, हमने पहले भी लिखा है कि इस बार, या ये जो समय चल रहा है इस कालखंड में, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, या दक्षिण भारत इन टोटल की बात करें, तो शायद से 15 दिन से ज़्यादा बिना बारिश के ये क्षेत्र नहीं रहेगा।
ये हमने लगभग 4-5 महीने पहले ये लिख दिया था। और वही परिस्थिति बन रही है कि लगातार बारिश बारिश बारिश। और अभी जो हमने चक्रवात की चेतावनी दी थी वो ऑलरेडी मौसम विभाग ने कल कंफर्म कर ही दिया था। ट्विटर पे अगर आप लोग नहीं हैं तो भविष्य तो आज ही करके हमारा हैंडल है, आप चाहें तो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे फेसबुक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा गतिविधि संभव है। और सीधे सीधे इस प्रकार की चेतावनियाँ या इन सब चीज़ों को हम लोग रीट्वीट करके या उनको साथ में लेते हुए और फिर ये कथन हम लोग दे पाते हैं। सो कल मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दे भी दी है और संभावना भी दे दी है कि दक्षिण भारत की तरफ अरब सागर की तरफ से एक तूफ़ान के बनने के लक्षण दिखने लगे हैं। भविष्य के पेज पर पहले ही लिखा जा चुका है कि तूफ़ान वाली स्थिति, चक्रवातों वाली स्थिति बन रही है। और इसी कारण से क्षमा कर, इसी कारण से मानसून भी डिले होगा। सो मानसून डिले निश्चित रूप से होगा। अगर कोई चक्रवात बन जाएगा तो जो मानसून की हवाएं हैं, जो बादल आते हैं, वो उस चक्रवात की वजह से अपने सही समय पर नहीं आएंगे। लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा। और जब भी इस बार मानसून आएगा तो खंड वर्षा होगी, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, कहीं बारिश ही नहीं होगी। तो ये लगातार पिछले साल भी ये स्थिति बनी थी, इस साल ये स्थिति थोड़ी सी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। तो ये परिस्थितियाँ आगे और विकृत ही होनी है। सो हम बात कर रहे थे दुर्घटनाओं की। तो अगर चक्रवात की परिस्थिति और साथ में मानसून की परिस्थिति अगर एक साथ मिल जाएगी तो आप समझिए दक्षिण भारत में पानी या जल से पैदा होने वाली समस्याएं कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये भी एक अपने आप में प्राकृतिक दुर्घटना ही कहा जाएगा। फिर एक दुर्घटना की अगर बात करें तो किसी प्रकार से इसकी भी हम चेतावनी लगातार दे रहे हैं कि भारत का जो ईस्ट कोस्ट कहलाता है, यानी वैसे तो बात करें तो पश्चिम बंगाल से लगकर नीचे तमिलनाडु तक का जो समुद्री सीमा है भारत की, इस तरफ यानी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से किसी प्रकार से पानी का वेग, पानी और वायु के कारण इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या आते हुए दिख रही है, जिसमें हम सुनामी को भी इंक्लूड करेंगे। यानी इंडोनेशिया का जो बेल्ट है पूरा, यानी इंडोनेशिया से शुरू होकर, बल्कि अगर हम बात करें कि बर्मा के नीचे से जो पूरा हिस्सा शुरू होता है वो पूरा हिस्सा जाता है न्यूजीलैंड तक, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में और विशेषकर भारत की तरफ फेस करता हुआ जो इलाका है, इसमें कहीं कोई बड़ा भूकंप जिसकी वजह से सुनामी, और वो सुनामी भारत तक पहुंच जाए। सो ये परिस्थिति भी बनते हुए दिख रही है। ईश्वर करे कि उस स्तर पे परिस्थिति न जाए। एक ये भी चीज़, नॉर्थ ईस्ट पे हमने ऑलरेडी कहा हुआ है बड़ा भूकंप आना ड्यू है। इसी प्रकार से एक भूकंप हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल का जो क्षेत्र है, तो अगर यहाँ भी एक बड़ा भूकंप ये भी ड्यू है। तो अगर यहाँ कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसका असर दिल्ली तक आएगा और इस भूकंप में भी बड़ी जनहानि होनी ड्यू है, यानी ये होना अभी बाकी है। अब अगर जब ऐसा हम अगर बोल दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले अपने घर छोड़ देंगे या हिमाचल या उत्तराखंड में रहने वाले लोग अपने घर छोड़ के हट जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा होना है। नेपाल में एक बड़ा भूकंप हम लोग देख चुके हैं, अभी नहीं पहले आया था। और प्राकृतिक आपदाएँ आती ही रहती हैं। हमने बार बार कहा है कि पहाड़ों में जाने से बचें, और वो चेतावनी अभी भी जारी है। पहाड़ों में जाने से बचें। कितनी जल्दी वहाँ मौसम परिवर्तित होगा, कितनी जल्दी पहाड़ खिसक जाएंगे, कितनी जल्दी चीज़ों में बदलाव आएगा। और जो लोग वहाँ के निवासी नहीं हैं, यानी जो मैदानी इलाकों से घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं, उनके लिए चेतावनी विशेष रूप से है। सो हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जब भी होती हैं तो उस एपिसेंटर यानी उस घटना के केंद्र में भी अगर कोई
जो भी क्षेत्र आएगा वहाँ रहने वाले लोग भी समूल नष्ट हो जाएंगे, यानी 100% जनसंख्या खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मतलब आग्रह है, विनती है कि हमारे पेज पर दी जाने वाली जो भी कथन है उनसे डरिए नहीं। पॉइंट नंबर 1, यदि संभव है तो एक अगर संभव है और व्यवहारिक है, दोनों बातें, अगर व्यवहारिक है और संभव है तो अपना एक व्यवस्था कर लें। जैसे कि एक व्यवहारिक बात मैं आपको बताता हूँ। मंगल शनि का अभी नीच मंगल और शनि का षडाष्टक योग अभी चल रहा है। उपाय के तौर पर अगर व्यक्तिगत कुंडली की बात करें तो जब मंगल से रिलेटेड अगर हम किसी समस्या का समाधान किसी को बताते हैं विशेष रूप से, तब 2-3 चीज़ें हैं अलग अलग। लेकिन अगर मंगल आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी खड़ी कर रहा है, या इवन अगर चलिए इसी षडाष्टक योग की बात करते हैं तो शनि यानी लोहा, ये हम सभी लोग जानते हैं, कई बार अपने सुना भी है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए एंड सो ऑन। सो शनि को हम लोहे से डिनोट करते हैं और लोहे को जोड़ते हैं शनि के साथ, और मंगल को हम रक्त से जोड़ते हैं, हमारे ब्लड के साथ जोड़ते हैं। और अगर जब शनि और मंगल यानी किसी न किसी प्रकार से लोहा या स्टील के कारण हमारे शरीर के खून का बाहर निकलना, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। अब षडाष्टक योग में दुर्घटना घटी, जितने भी लोग घायल हुए या जितने भी लोगों को परेशानी हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि ट्रेन जो पूरी तरीके से लोहे से बनी हुई थी उसमें लोगों को चोट लगी, यानी वो लोहा और उनके शरीर का रक्त या खून या ब्लड, इनका आपस में मेल हुआ, यही हुआ। तो अब समाधान क्या है? समाधान 2-3 तरीके से है। सबसे सिंपल रेमेडी जो अगर किसी को करने की इच्छा हो जिसमें कोई नुकसान भी नहीं है, तो आप सिंपली अपना फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। अगर फुल बॉडी चेकअप नहीं कराना चाहते हैं तो और कुछ नहीं तो अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो लोग रोज़ सुबह अपने खून का एक बूंद उंगली से निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। ये एक बहुत सटीक उपाय है। क्यों? क्योंकि लोहा या स्टील और खून का मिलन हो जाता है। तो अगर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, ग्रहों की परिस्थिति ये दर्शा रही है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में ऐसी परिस्थिति बन सकती है, तो बड़ा सिंपल है, दुर्घटना हो उसके पहले ही हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कर लें। तो एक बहुत सिंपल रेमेडी अभी मैंने आपको इशारों में बताई कि आप चाहें तो अपना ब्लड टेस्ट करा लें। तो अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि सब लोग कुंडली दिखाते भी नहीं हैं, तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे कोई योग बन रहे हैं तो वो आपके सिंपल एक ब्लड टेस्ट कराने से सेटिस्फाई होते हैं, और वहाँ से वो अगर कोई दोष पैदा हो भी रहा है तो उसका निवारण हो जाता है। बड़ा सिंपल सा उपाय है। बट प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि हर व्यक्ति ना तो ये करेगा, ना हर व्यक्ति ब्लड डोनेशन करेगा, ना ही लोग पूजा पाठ उस तरीके से कर पाते हैं। सो इंडिविजुअली ज्योतिष के उपाय देना और ज्योतिष के उपाय बताना और ज्योतिष के उपाय किए जाना बिल्कुल संभव है। लेकिन जब हम बड़े स्तर पर, प्रदेश या राष्ट्र स्तर पर बात करते हैं तो ये उपाय करना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये उपाय उस समय में राष्ट्र प्रमुख को करना होते हैं। और फिर लोग कहेंगे कि हम मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन वर्तमान में वही हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और हैं भी। और कई सारे उपाय उनके द्वारा किए गए हैं, जिसमें ये जो नया संसद भवन बना है ये भी एक उपाय ही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बनी है, अगर आप ध्यान दें तो, अगर याद करेंगे तो खेतों में उपयोग में लाया गया वो लोहा या वो औजार जो कि बेकार हो गए हैं, बड़े बड़े जंग खा रहे हैं, उनको पूरे देश से इकट्ठा किया गया था, है ना। साथ में मिट्टी भी इकट्ठी की गई थी।
और उस लोहे को पिघलाकर फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, सॉरी। सो जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, और निश्चित रूप से इस तरीके के जो उपाय किए गए हैं भारत में, अब ये मोदी जी की खासियत है कि वो हर चीज़ को निचोड़ लेते हैं और अंतिम समय तक उसका सदुपयोग या उपयोग कर लेते हैं। ये उनकी खासियत है, पहले के नेताओं में खासियत नहीं थी। तो हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है जो वो करते हैं, और उपाय भी हो गया, टूरिज़्म भी बढ़ गया, देश का मान सम्मान भी सामने आ गया। अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो कांग्रेस के एक बड़े नेता, स्थापित नेता, उनको एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस से उन्होंने छीन लिया। तो बहुत सारी चीज़ें एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में उन्होंने हल कर दी। सो इस तरीके के उपाय जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो करते हैं और करते रहते हैं। हमारी एक अच्छी किस्मत बोलिए या हमारा देश का एक अच्छा भाग्य है जो लगातार कहा गया है। सो ऐसी परिस्थिति में मोदी जी को आना ही था, क्योंकि भारत को ऊपर बढ़ना ही था और बढ़ेगा। और हम पहले भी लिख चुके हैं कि कोई रोक नहीं सकता, सनातन भारत निश्चित है बनेगा। खैर, फिर से हम आते हैं विषय पर। इस तरीके की दुर्घटनाओं के बारे में जब भी हमारे द्वारा कथन दिए जाते हैं तो उससे भयाक्रांत ना हो, भयभीत ना हो, डरे नहीं, उसको समझें, पढ़ें, और यदि संभव है तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए। हम ये कभी नहीं कहते कि सिर्फ हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अनेकों ज्योतिष हैं, आप अपने जो भी ज्योतिष हैं उनसे आप अपनी कुंडली का या हस्तरेखा का या न्यूमरोलॉजी की भी बात करें, जैसे भी संभव है आप व्यक्तिगत समाधान वहाँ से लीजिए। जो हमारे द्वारा चीज़ें बताई जा रही हैं उनको समझिए। अगर आप कोई उपाय कर सकते हैं कर लीजिए व्यक्तिगत रूप से, और प्रैक्टिकली अगर संभव है तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि अब ये जो समय आ रहा है, अगर लॉजिकली बात करें तो बारिश का समय। अब हमने कहा औचक वर्षा होगी या कहीं एकदम से बारिश हो जाएगी। अब मान लीजिए पहाड़ पे कहीं पे या किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी गिर जाए और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ की नदी में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है और आप वहाँ आराम से पिकनिक मना रहे हैं। अब जो पीछे से पानी आएगा जिसका आपके ऊपर आपको पता भी नहीं चलेगा, और कम्युनिकेशन हर जगह पे नहीं होता सरकारों द्वारा, क्योंकि कम्युनिकेशन वहाँ होता है जहाँ पे डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो वो तो सरकार के नियंत्रण में है। तो वो तो वहाँ से बता देंगे कि भाई डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, तो वो पूरा नीचे तक डाउनलाइन तक जहाँ जहाँ भी उसका असर हो सकता है वहाँ तक सूचना चली जाती है। लेकिन अगर कहीं रास्ते में मान लीजिए बारिश हो जाए तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है कि ऐसे स्थानों से बचें जहाँ पर पानी का एकदम से पानी आने की संभावना हो। अब एक एक जगह पर जाकर एक एक जगह की चेतावनी देना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, यह संभव है ना। लॉजिकली तो बिल्कुल संभव है कि आप ये नहीं दे सकते थे, वो नहीं कर, बिल्कुल कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ना तो हमारे पास इतनी संख्या है लोगों की, ना हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, और ना ही ये प्रैक्टिकली अगर कितना भी कर लें तो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली है। इसलिए ये वीडियो आज आपके सामने लाने का प्रयास किया है, और मुझे लगा कि आवश्यक है कि आप लोगों से इस बारे में चर्चा की जाए। तो ये आज का विषय था, और डरिए नहीं, जो हो रहा है उसको देखिए, उसको समझिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए। गुरु चंडाल योग अभी भी चल रहा है, तो ईश्वर में ध्यान लगाइए। धार्मिक आयोजनों में जब जितना संभव हो सम्मिलित होते रहिए, और तामसिक प्रवृत्ति से बचिए, तामसिक भोजन से बचिए, तामसिक प्रवृत्ति से बचिए का मतलब ये हो गया कि ऐसा भोजन जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करे, या जिसको पचाने में हमें या हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करना पड़े, इस तरीके के भोजन से बचिए।
और ये दीनानाथ यादव जी, आपके लिए विशेष रूप से ये बात है कि इतने बार ये कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप अनावश्यक रूप से इतने कमेंट कर रहे हैं, तो इससे भी बचिए। तो फिर से वापस विषय पे आना है कि तामसिक भोजन से बचिए, तामसिक परिवृत्ति से बचिए। शराब का उपयोग नहीं करें तो बेहतर है, या जितना कम कर सकें उतना कीजिए, मतलब उतना कम से कम करते जाइए। और मांस भक्षण ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। अभी तो आप खुद होके छोड़ेंगे, आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप किसी जानवर को मार कर उसका मांस भक्षण करने की स्थिति में ही नहीं बचेंगे। तो बेहतर है कि अभी से अपनी भोजन की आदतों में परिवर्तन ले आइए, ठीक है, और मांस भक्षण से बचिए। जब हम बोलते हैं तामसिक भोजन, वो सिर्फ मांस भक्षण तक ही सीमित नहीं है। आप किसी भी प्रकार के या गरम मसालों का उपयोग अगर अत्यधिक करेंगे तो वो तामसिक भोजन में ही परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला, खड़े मसाले, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो तामसिक भोजन में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। फिर भले ही आपने मुख्य जो आपका भोजन है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं बच जाता है। तो तामसिक भोजन से बचिए। और ये समय गुरु चंडाल योग ये चलेगा अभी लंबे समय तक। उसी के बीच में ये मंगल शनि का षडाष्टक योग भी आ गया है। अब बहुत जल्दी इस योग में भी शनि जो हैं वो फिर वक्री होने वाले हैं। सो परिस्थितियां लगातार एक बहुत कठिन समय की तरफ इशारा लगातार कर रही हैं। हम लोग आप लोगों को बार बार इसकी चेतावनी देते आ रहे हैं। सो हाँ, अपना पैसा ज़रूर बचा के रखिए, आने वाला समय कठिन हो सकता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले समाचार देख रहा था, सऊदी जो अरब है या ये जो तेल पैदा करने वाले जो देश हैं, इसमें से शायद किसी देश ने 1 जुलाई से तेल उत्पादन में कमी करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी है। तो आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि अब तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं और भारत सरकार तेल की कीमतें बढ़ाएगी, अगर, जिसकी संभावना कम है, लेकिन अगर बढ़ाएगी, तो फिर शुरुआती रूप से आपके जो सब्जी भाजी यहाँ से जो कीमतें बढ़ना शुरू होंगी वो एक पूरा साइकिल हो जाएगा और हमें परेशानियाँ होंगी, महंगाई ख़ास तौर से। और महंगाई होगी हर हालत में, क्योंकि किसी भी हालत में वैश्विक बाज़ारों में एक बड़ा, जिसको अंग्रेजी में डाउनफॉल बोलते हैं, गिरावट, वो आनी निश्चित है। अमेरिका में कई बैंक पहले डूब चुके हैं और भी डूबेंगे। हमने बताया कि 15 तारीख के बाद में औचक युद्धों में परिवर्तन आएगा और एकदम से वो परिस्थितियां बनेंगी कि हो सकता है कोई एकाध देश पूरी तरीके से नक्शे से गायब हो जाए। ऐसी परिस्थितियां बनने के भी चांसेस हैं। इसलिए महंगाई के संबंध में जब हम बात करते हैं तो अपना पैसा थोड़ा सा बचा के रखिए, जो महंगाई में आपके काम आएगा। अनावश्यक खर्च मत कीजिए, जो आवश्यक है वो तो करना ही है भाई। रोज़ का खाना, जो भी घर खर्च हैं वो तो होंगे ही होंगे। जहाँ भी संभव है वहाँ पैसा बचा के रखिए। कुछ कमेंट्स अभी मैं दे देता हूँ कि RS खाती साहब कह रहे हैं चंडाल योग कब तक है। चंडाल योग अभी बना हुआ है, अगले कम से कम 4-5 महीने तक चलेगा। सो वो सारी जानकारी आप लोगों को डेट्स के हिसाब से दी जाती रहेंगी। खत्री साहब बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, श्रीमान राशिफल के हिसाब से होता है क्या? देखिए, जो राशिफल हमारे द्वारा रोज़ दिया जाता है वो एक स्टैंडर्ड जनरल राशिफल होता है। आपके व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से आपके क्या असर आएगा वो तो आपकी व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से ही देखा जाएगा। एक जनरल राशिफल से आप कहीं अपने आप को रिलेट कर सकते हैं और फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाता है।
तो ये है। और राहुल जी ने नमस्कार किया है, नमस्कार राहुल जी। सो किसान की अगेन फसल कैसी होगी? रजनी जी देखिए, किसानों की फसल को नुकसान तभी होना शुरू हो गया था जब इस मौसम में इस बार गर्मी उन क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अत्यधिक गर्मी थी, मतलब 50 डिग्री के भी ऊपर टेम्परेचर गया है कई जगहों पर। और लेकिन एवरेज अगर देखेंगे पूरे देश की अगर बात करें तो इस बार गर्मी उतनी नहीं पड़ी है और बारिश की वजह से बहुत परेशानियां हुई हैं। और हमारे द्वारा ये लगातार कहा गया कि बारिश जो है वो परेशान करेगी। तो ये मौसम की अनिश्चितता तो है ही है, और जब मौसम की अनिश्चितता होती है तो पहला जो सीधा असर पड़ता है वो फसलों पे ही पड़ता है। तो ये परिस्थिति भी रहेगी। अ, मधु कुमार जी कह रहे हैं कि साहब निवेश, मधु कुमार जी कह रहे हैं कि निवेश कहाँ करें। देखिए, ये व्यक्तिगत आपकी कुंडली पर आधारित होगा। आपके लिए कहाँ निवेश करना कहाँ नहीं करना ये आपकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। समझ में नहीं आता लोग इतना फ़ोन क्यों करते हैं, जब काटा जाता है तो भाई समझिए कि फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। खैर एनीवे, सो आज के लिए प्रमुख विषय यही था कि हमारे द्वारा दी गई चेतावनियों पर घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। और बाकी सारी बातें इस पर ऑलरेडी की जा चुकी हैं। ये पता नहीं कोई व्यक्ति हैं जिनको बहुत बेचैनी है। एनीवे, सो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी बातें फिर कभी, और लगातार इस फेसबुक पेज पर आप सभी फॉलो कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर कभी दोबारा इसी तरीके से किसी विषय पर आपसे चर्चा होगी। आप सभी लोग जुड़े, ये लंबा हो गया वीडियो काफ़ी। आगे से प्रयास करेंगे कि वीडियो को थोड़ा छोटा करें, लेकिन फिर बात वही आती है कि कोई भी विषय जब तक पूरी तरीके से रखा ना जाए तो हमें आनंद नहीं आता है। इस वजह से अक्सर हमारे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप इस विषय से अपने आप को जोड़ पाए होंगे, और आगे क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो पेज पे लगातार दी ही जाती है। बस, नमस्कार, वंदे मातरम।